आगे बढ़ते हैं और अब हम एक ऐसी साइंटिफिक रिलेशन देखते हैं कि जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगी। उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉचीज़ फार्मूला। वैसे मैथ के बहुत बड़े मैथमेटिशियन है कॉची। कॉचीज़ की इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटर कुंटर के बारे में बताया था उन्होंने। काउंटर होता है कोई भी क्लोज फिगर जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे गॉस लॉ में करते हैं, ग्रीन्स थ्योरम में करते हैं। बट यहाँ पे आपको मेनली क्या करना है, कॉचीज़ सर हमें उतना ही बताया करो जो 12th में है, फालतू की चीज़ें नहीं। कॉचीज़ फार्मूला तो बहुत बढ़िया इंडियन बन रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया सिटीजन। कॉचीज़ फार्मूला, कॉचीज़ फार्मूला किसके बारे में बता दें? इट गिव्स इन्फो अबाउट, इट गिव्स रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ फॉर ऑफ इंसिडेंट लाइट। वेवलेंथ तो इंसिडेंट लाइट की होगी, ठीक है, वेवलेंथ होगी इंसिडेंट लाइट की, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा प्रिज्म का या मटेरियल का, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो देखिए कॉचीज़ फार्मूला सिंपली क्या बोलता है, बेसिक सी चीज़ है। ये बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा की पावर 4 प्लस डी बाई लैम्डा की पावर 6, और यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको पता है, फिर लैम्डा की पावर 0 होगा, ठीक है, एन प्लस 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 सो ऑन। अब ये उन्होंने सिंपल से रिलेशन बोल दी उन्होंने। देखो ये ए बी सी जो भी हैं ये एब्स्ट्रैक्ट कांस्टेंट है, एब्स्ट्रैक्ट कांस्टेंट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कांस्टेंट क्या हुए, या एब्स्ट्रैक्ट बोल लो या मैं आर्बिट्री बोल लो। एब्स्ट्रैक्ट तो तुम्हें इतना समझ में नहीं आएगा, आर्बिट्री मैथ से समझ में आ जाएगा। मतलब बियॉन्ड प्रूफ, इनका कोई प्रूफ नहीं है, उन्होंने ऐसे डाल दिए हैं। बट आगे जाके देखो बहुत सी चीज़ें, जैसे रामानुजा में उन्होंने इक्वेशंस बना दी, उनके प्रूफ अभी तक नहीं हुए। ऐसे बहुत से लोग थे, आइंस्टीन ने ब्लैक होल के बारे में बोल दिया, बट उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस अब पता चल रहा है इमेज से। तो ऐसे ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, कभी तो इनके बारे में समझ में आ जाएगा। हमारे लिए मेन चीज़ ये है, कॉची फार्मूले ने हमें ये बता दिया कि म्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की इवन पावर में। इवन ही तो है, 0 2 4 6 ये। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लैम्डा की इवन पावर में, और ये रिलेटिव है एब्सोल्यूट है, तो ये रिलेटिव ही है यार, 1 म्यू 2 ही होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। बट कॉची फार्मूले से मेरे लिए बहुत भाग्य खुल गए। क्यों? देखो मैं एक मास्टर फार्मूला बना सकता हूँ यहाँ से। मास्टर फार्मूला क्या है वो, जल्दी बताओ सर, वेट नहीं हो रहा। तो बेटा हमें पता था 1 म्यू 2 होता है, ठीक है, बराबर कितने के, म्यू 2 बाई म्यू 1 के, ठीक है। हमें पता है यही होता है सी बाई वी के, हमें पता है यही होता है V1 बाई V2 के, हमें पता है ये स्पीड होता है डिस्टेंस इनटू टाइम, टाइम फ्रिक्वेंसी सेम होती है, तो ये बराबर आ गया लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 के, ठीक है। हमने लेंस मेकर फार्मूले से पढ़ा 1/f होता है म्यू -1 के बराबर। अब -1 को मारो गोली, एफ और म्यू का कैसे रिलेशन है, इन्वर्स है। तो अगर म्यू ऊपर है तो एफ कहाँ होगा, फोकल लेंथ नीचे होगी। फोकल लेंथ और पावर का कैसे रिलेशन है, इन्वर्स है, तो पावर भी इन्वर्स मतलब रेसिप्रोकल है, पावर भी कहाँ होगी, ऊपर होगी। इतनी चीज़ें आपको पता है ना, बोलो हाँ या ना। अरे पता है नहीं पता है, बोलो हाँ पता है सर। फोकल लेंथ और पावर के इन्वर्स रिलेशन होते हैं। और अभी तो पढ़ के आया डेल इज इक्वल टू म्यू -1 को मारो गोली। डेविएशन और म्यू का कैसे रिलेशन है, डायरेक्ट है, म्यू ऊपर है तो डेविएशन भी कहाँ होगा, ऊपर होगा। और बताओ सर, और बहुत से निकल सकते हैं इसके, कितने बनाओ तुम्हारे लिए, मतलब कब खुश होंगे तुम? इतना सही नहीं है, बोलो इतना सही है या और कुछ भी जोड़ना है? अरे इतना सही है, ठीक है। मास्टर फार्मूला बाकी बाद में बढ़ा लेंगे, ऐसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी लिखा था। पर कॉची फार्मूले ने हमें ये बता दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 म्यू 2 होगा, म्यू 2 बाई म्यू 1 बराबर सी बाई वी बराबर V1 बाई V2 बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्स रिलेशन, पावर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायरेक्ट रिलेशन, और लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी डायरेक्ट रिलेशन। यहीं से हमें ये पता चला कि हम दो एक्सट्रीम कलर की बात करते हैं कॉची फार्मूले में, दो एक्सट्रीम कलर की बात करते हैं। वो एक्सट्रीम कलर कौन है, रेड और वायलेट। आपको एक बेस पता होगा कि वेवलेंथ ऑफ रेड इज़ ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ रेड क्या होती है, वायलेट से ज़्यादा होती है। तो अगर वेवलेंथ रेड की ज़्यादा है तो पावर भी रेड की क्या होगी, ज़्यादा होगी। पावर ऑफ रेड इज़ ग्रेटर देन पावर ऑफ वायलेट, ठीक है। यहीं से आपको पता चला भाई जिसकी पावर ज़्यादा उसकी फोकल लेंथ कम। तो फोकल लेंथ ऑफ किसकी, म्यू और फोकल लेंथ के बीच में इन्वर्स है ना, तो फोकल लेंथ ऑफ लैम्डा और इसके बीच में कैसा रिलेशन है, लैम्डा रेड की ज़्यादा है तो फोकल लेंथ भी रेड की ज़्यादा होगी, ठीक है। किससे, पावर और लैम्डा के बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स है डायरेक्ट है,
पावर और लैम्डा के बीच में डायरेक्ट है ना, और पावर और फोकल लेंथ के बीच में इन्वर्स होगा। कुछ गलती हो रही है, देखते हैं। लैम्डा रेड का ज़्यादा वायलेट से, फोकल लेंथ भी रेड की ज़्यादा किससे, वायलेट से। लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्स रिलेशन है ना। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैम्डा का कैसे रिलेशन है, इन्वर्स, क्योंकि 1 म्यू 2 होता है, म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 2 ऊपर है, लैम्डा 2 नीचे है। तो अगर हम देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा, वायलेट का ज़्यादा होगा, किससे, रेड से। फिर हम देखें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका डेविएशन भी ज़्यादा होगा, जो हमें विजिबल दिखता भी है। वायलेट ऊपर नहीं होता, वायलेट नीचे होता है, रेड सबसे ऊपर होता है, तो ज़्यादा डेविएशन किसका हुआ, वायलेट का हुआ। तो डेविएशन ऑफ वायलेट इज़ ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ रेड, ये आपको पता ही है। तो मान लो कोई लेंस है, उसमें पहले रेड लाइट है, अब उस रेड लाइट की जगह वायलेट लाइट आ गई, तो क्या क्या बढ़ा, तो भाई डेविएशन बढ़ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ घट जाएगी, वेवलेंथ भी घट जाएगी। तो ऐसी चीज़ें आपको पता है। पावर पूवर का रिलेशन बना सकते हो, पावर किसकी ज़्यादा होगी, वायलेट की ज़्यादा होगी, किससे, रेड से। और ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, वेलोसिटी रेड में ज़्यादा होगी, किससे, वायलेट से। ठीक है, तो ऐसी रिलेशन बहुत बन सकती है। कॉची ने मतलब बेस बना दिया था इन सब चीज़ों का, मास्टर फार्मूले का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद दो प्रिज्म से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, एंगुलर डिस्पर्जन और मीन डेविएशन। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं और प्रिज्म वाले चैप्टर को बाय बाय करते हैं। फिर अपने रे ऑप्टिक्स का आखिरी टॉपिक करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसमें आई के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉची फार्मूले के बाद हम पे मेन चीज़ें तो वही आएगी जो मैं आपको अभी बता रहा था, क्या, एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन, देखो एंगुलर डिस्पर्जन कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। एंगुलर डिस्पर्जन क्या चीज़ है, ज़रा समझो। एंगुलर डिस्पर्जन बस इतना बताता है कि मान लो कोई प्रिज्म है, इसमें वाइट लाइट आई, कौन सी लाइट आई, वाइट। अब बेसिकली मेनली ये मान लो 7 कलर में बटेगी, बट मुझे 2 से मतलब है, मुझे है रेड और वायलेट से मतलब। तो आपको पता है यहाँ पे कुछ डेविएशन रेड का भी हुआ होगा और कुछ डेविएशन किसका हुआ होगा, वायलेट का हुआ होगा। ऑब्वियसली वायलेट का डेविएशन रेड से क्या होगा, ज़्यादा होगा, इतना आपको पता है ना। तो बस एंगुलर डिस्पर्जन क्या बताता है, बस कुछ नहीं, ये जो डेविएशन का डिफरेंस है एक्सट्रीम कलर के बीच, वायलेट का ज़्यादा है, रेड का क्या है, कम होगा, क्योंकि हमें इसे पॉजिटिव क्वांटिटी ही बनाने। तो वायलेट बड़ा है तो उसे पहले रख लो, रेड छोटा है तो उसे बाद में रख लो। तो इनके डेविएशन का ही डिफरेंस है ये। एंगुलर डिस्पर्जन इज नथिंग, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ 2 एक्सट्रीम कलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट वाइट कलर। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है बोलने को। तो क्या है, इट इज़ द डिफरेंस इन द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर 2 एक्सट्रीम कलर वायलेट एंड रेड, बस सिंपल सी बात है। इट इज़ द डिफरेंस, इट इज़ द डिफरेंस इन द, इट इज़ द डिफरेंस इन द एंगल ऑफ, इट इज़ द डिफरेंस इन द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर 2 एक्सट्रीम, for 2 extreme colors वायलेट एंड रेड। ठीक है भैया, मतलब ये कुछ नहीं है, डेल वी और डेल आर है, दैट इज एडी। एंगुलर डिस्पर्जन इज डेल वी माइनस डेल आर, या आप इसे डेल्टा डेल बोल लो। ठीक है, अब देखो आपको पता है वी नो दैट, हम जानते हैं डेल होता है म्यू माइनस 1 ए तो सेम ही रहेगा, ए तो प्रिज्म का है ना प्रॉपर्टी। हाँ, म्यू चेंज हो जाएगा कलर के साथ, ए तो सेम ही रहेगा, म्यू चेंज होगा कलर के साथ। तो आप यहीं से बताइए डेविएशन ऑफ वायलेट क्या होगा, म्यू ऑफ वायलेट माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, और डेविएशन ऑफ रेड क्या होगा, म्यू ऑफ रेड माइनस 1 इंटू ए। ये दो चीज़ें होंगी, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे लो। तो देखो डेल्टा डेल, डेल वी है म्यू ऑफ वायलेट माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल ऑफ रेड म्यू ऑफ रेड माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, डेल्टा डेल मतलब एंगुलर डिस्पर्जन, म्यू वी ए माइनस म्यू आर ए माइनस म्यू आर ए माइनस माइनस प्लस का ए से ए कैंसिल। सर अब हम क्या कर सकते हैं, समझदार बच्चे बनो, ए कॉमन लो, ए कॉमन ले लिया, यहाँ से आया म्यू वी, यहाँ से आया म्यू वी माइनस म्यू आर, ये आपका होता है एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, यह मेन चीज़ें ये हैं कि एंगुलर डिस्पर्जन किस किस चीज़ों में डिपेंड कर रहा है। तो देखो आप फार्मूले से देखो, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिपेंड कर रहा है, मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, और एक प्रिज्म एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं। तो डेल्टा डेल मतलब एंगुलर डिस्पर्जन डिपेंड्स अपॉन
किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। देखो मैं फ्लॉलेस चलता हूँ इन चीज़ों में, ज़्यादा पॉज नहीं लेता क्योंकि ये बेसिकली इनमें कुछ कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। डिपेंड अपॉन नेचर मतलब म्यू ऑफ प्रिज्म, नेचर होता है प्रिज्म का म्यू, और दूसरा प्रिज्म एंगल, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है भाई साहब। एक तो ये नेचर पे डिपेंड करता है और एक ये इस चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है शाबाश। अब इसी के जैसे एक चीज़ आती है डिस्पर्सिव पावर, और डिस्पर्सिव पावर थिन लेंस के लिए होती है बेसिकली, बड़े लेंस के लिए नहीं होती डिस्पर्सिव पावर का। तो आप पे बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्पर्सिव पावर की। डिस्पर्सिव पावर इट इज़ जस्ट अ नंबर, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा। ओमेगा ये क्या बताता है, सिंपल सी ये होता क्या है, एंगुलर डिस्पर्जन और मीन डेविएशन का रेशियो होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर होता क्या है, एंगुलर डिस्पर्जन और मीन डेविएशन का क्या होता है, रेशियो होता है और कुछ नहीं होता। तो डिस्पर्सिव पावर है क्या, डिस्पर्सिव पावर बेसिकली है क्या, इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म, बस यही है। इट इज़ रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्जन, रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन, टू द मीन डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म, मीन डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म। ये रेशियो है किसका, ऑफ द एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म। मीन डेविएशन जो प्रिज्म ने प्रोड्यूस करी और एंगुलर डेविएशन, मतलब ओमेगा कुछ नहीं है, एंगुलर डेविएशन को आपने डेल्टा लैम्डा बोला था और इसे आपने मीन डेविएशन को क्या बोला था, डेल एम मीन, ठीक है। मीन लिख लेना या डेल एवरेज लिख लो, क्योंकि मीन तो मिनिमम डेविएशन सोचोगे आप, तो एवरेज लिख लो। और ये सिंपली किसके लिए होता है, ओमेगा जो होता है थिन प्रिज्म के लिए होता है बेसिकली। थिन प्रिज्म वाला डेल का फॉर्मूला लगाएंगे हम एवरेज वाला। तो देखिए ओमेगा है क्या, मीन डेविएशन तो आपको पता चल गया कितना है, म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए, आपने अभी पढ़ा था। और ये क्या होता है, डेल एवरेज म्यू ऑफ येलो, मैंने बताया था ना येलो के लिए होती है, म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए। थिन वाला यूज़ करा, देखो मैंने यहाँ वाला नहीं करा, I1 प्लस I2 माइनस ए वाला, थिन वाला यूज़ करा। ए से ए कैंसिल हो गया, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू येलो माइनस म्यू रेड, म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो माइनस 1। अब ये किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, देखो प्रिज्म एंगल तो कट ही गया, तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन, बेसिकली ये एक नंबर है, इट्स जस्ट अ नंबर, ये एक नंबर है, वो नंबर नहीं था, वहाँ पे यूनिट्स थी। प्रिज्म एंगल में तो होगा ना थीटा में, हाँ। तो ओमेगा जो है ए पे तो डिपेंड नहीं कर रहा प्रिज्म एंगल पे, इट जस्ट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब म्यू पे डिपेंड करता है, और किसी पे डिपेंड ये करता नहीं है, सिर्फ नेचर पे डिपेंड करेगा। क्लियर इतनी बात है, शाबाश। चलिए अब हम क्या देखेंगे, लास्ट टॉपिक जो हमारे यहाँ का है रेलिग लॉ ऑफ स्कैटरिंग, वो देखना है और रेनबो देखना है। तो हम पे नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी वो क्या है, वो हम पे है रेलिग। लॉर्ड रेलिग थे, यूके के थे, ब्रिटिश मत बोले करो, ब्रिटेन तो एक आइलैंड है, छोटा सा है, गोवा के जितना आइलैंड है। यूके हथियार रखा है उन्होंने, वेल्स को हथियार रखा है, आइलैंड को हथियार रखा है ना। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन लड़ते रहते हैं वहाँ पे, कैथोलिक। चलो रेलिग लॉ ऑफ स्कैटरिंग, फालतू मत बताया करो सर ये चीज़ें। रेलिग लॉ ऑफ स्कैटरिंग, इसके बारे में बात करेंगे। लॉर्ड रेलिग ने दिया था ये, इन्होंने क्या बताया, जो स्केटर होने की इंटेंसिटी है, मतलब कोई चीज़ जैसे ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों है, क्लाउड वाइट क्यों है, डेंजर सिग्नल रेड क्यों है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, ये होती है स्कैटरिंग की इंटेंसिटी। स्कैटरिंग मतलब जो जितना बिखरेगा उतना ही दिखेगा भैया, जो जितना बिखरेगा उतना ही दिखेगा, है ना। अगर कोई बिखरेगा ही नहीं, आगे तक पहुंचेगा तो वो दिखेगा ही नहीं, वो फाइनली दिखेगा सनराइज सनसेट में जैसा रेड होता है। और जो पहले ही बिखर गया वो पूरे 8-9 घंटे दिखेगा, जैसे हमारा नीला कलर दिखता है। तो वही चीज़ है रेलिग लॉ ऑफ स्कैटरिंग। इन्होंने बोला सिंपल सी बात, और कहने के लिए भी जायज़ है, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग मतलब IS इज़ प्रोपोर्शनल, इज़ कैसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट,
टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, टू दी फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये बताना चाह रहे थे कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग जो है तो वो इन्वर्सली वेरी करेगी विद द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ की पावर 4। ये इन्होंने बताया, मतलब जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम स्कैटर होगा। हम तो यही समझेंगे पावर 4 को हमारा गोली, ठीक है, कि जितनी ज़्यादा वो होगी क्या वेवलेंथ होगी उतना कम स्कैटर होगा। ये चीज़ याद रख लेना आप लोग, है ना। बट इसमें एक बेसिकली क्राइटेरिया है, स्कैटरिंग का क्राइटेरिया है, मतलब वो बताएगा कि कौन चीज़ स्कैटर होगी कौन चीज़ नहीं होगी। तो क्राइटेरिया फॉर स्कैटरिंग, क्राइटेरिया फॉर स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का कोई क्राइटेरिया है, वो क्या है वो आपको समझना है। देखो सिंपल सी बात, एक चीज़ होगी स्कैटर, स्कैटरर, स्कैटरर क्या होगी, मतलब जो स्कैटरिंग करेगा लाइट की जो क्या करेगा स्कैटरिंग करेगा। पहले की बुक्स में लिखा रहता था दोनों का साइज़ लगभग बराबर होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट और साइज़ ऑफ स्कैटर का, बट अब उन्होंने सही कर दिया जब से नासा ने रिसर्च करी इसके बारे में अपने टेलीस्कोप से। तो स्कैटरिंग का क्राइटेरिया सिर्फ इतना ही है कि द स्कैटरिंग कब होगी, स्कैटरिंग होगी कब, मतलब स्कैटरिंग के आगे टिक लगा लें, व्हेन साइज़ ऑफ स्कैटरर, साइज़ ऑफ स्कैटरर, जो हमारे स्कैटरर है, स्कैटरर क्या हो सकता है, जैसे डस्ट पार्टिकल हो गए, और क्या हो सकता है बहुत सी चीज़ें, वाटर ड्रॉपलेट हो गई, ये सारी चीज़ें हैं जो, ठीक है, डस्ट पार्टिकल हैं और बड़े बड़े पार्टिकल हैं वो चीज़। तो साइज़ ऑफ स्कैटरर जब भी लेसर देन होगा वेवलेंथ ऑफ द लाइट के तो स्कैटरिंग हो जाएगी। बट स्कैटरिंग कब नहीं होगी, तो वो सब आप बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं कि जब स्कैटरर का साइज़ एक्स कब नहीं होगी वो बता रहा हूँ, क्रॉस मतलब यहाँ एक्स नहीं है, कब नहीं होगी, जब स्कैटरर का साइज़ बहुत ज़्यादा होगा वेवलेंथ ऑफ द लाइट से तो नहीं हो पाएगी। अगर छोटा होगा तो हो जाएगी, अगर बड़ा होगा तो नहीं हो पाएगी, ठीक है, लाइट के वेवलेंथ से। अब ये सारी चीज़ें हो गई, तो आपको कुछ देखने पड़ेंगे, क्या चीज़ है, एप्लीकेशन इसकी, ठीक है। याद रखना जब साइज़ ऑफ स्कैटरर जो मतलब स्कैटरिंग करता है वो क्या हो, छोटा हो, तब स्कैटरिंग हो जाएगी, तब रेलिंग लॉ सेटिस्फाई होगा, और जब नहीं होगी, जब साइज़ ऑफ स्कैटरर बड़ा होगा तो स्कैटरिंग नहीं होगी, तब जैसे वाइट कलर ऑफ द स्काई दिखेगा। तो एप्लीकेशन ऑफ रेलिंग लॉ या एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या आपने सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी देख लो, एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट या एप्लीकेशन हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला है ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ब्लू कलर ऑफ द स्काई आपने पहले बचपन में लिख लिया होगा, ये क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, बट ऐसा असली में है नहीं। ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों होता है, क्योंकि देखो लाल की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वो दूर तक चले जाता है, उससे पहले ही ब्लू अपना दम तोड़ देता है, वो स्कैटर हो जाता है, उसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो बेसिक सी बात तो ये थी। तो सिंपल सी बात ये है कि एट द टाइम ऑफ सनराइज या सनसेट सन इज़ एट होराइजन, होराइजन क्या होता है, जो अर्थ के सबसे क्लोज होगा सन, ठीक है, उसे बोलते हैं होराइजन। तो एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, एट टाइम ऑफ सनराइज या सेट सन इज़ एट होराइजन, सन कहाँ होता है, होराइजन में होता है। होराइजन पता है ना क्या होती है, धरती से सूरज की दूरी सबसे कम होती है, ठीक है। देयरफॉर सन हैज़ टू ट्रैवल लार्जर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। हो सकता है कि होराइजन में मैं गलत हूँ, क्या पता सबसे दूर हो, क्योंकि असली बात तो यह है कि सन को ज़्यादा पार्ट ट्रैवल करना होता है एटमॉस्फेयर का। सूरज की रोशनी है, सन है, पास में होगी तो ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो सन को लार्जर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर को ट्रैवल करना पड़ता है, और ये हो भी पाता है क्योंकि सन की वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एज वेवलेंथ ऑफ ब्लू इज़ लेसर देन वेवलेंथ ऑफ रेड, तो जिसकी वेवलेंथ कम उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी स्कैटरिंग की। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ब्लू इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ रेड, दस ब्लू स्कैटर मोर, ब्लू ज़्यादा स्कैटर हो जाता है, ब्लू स्कैटर मोर, बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एंड ओनली रेड अपीयर्स टू कम, ओनली
रेड अपीयर्स टू कम, वो बिखर जाता है, वो कहीं आता हुआ जाता हुआ नहीं दिखता। बट जबकि जो सनराइज़ होती है, सनसेट होता है, उसमें जो लाल रंग होता है वो आता हुआ जाता हुआ दिखता है। ब्लू तो एकदम फैला रहता है, ना उसके आने का कुछ है, आगमन का है, ना जाने का कुछ है। अपीयर्स टू कम या वेंट, कम थर्ड फॉर्म होती है ना, केम कम, ठीक है, ये होती है। वेंट भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई का मेनली बात ये है कि आप ये देखो कि एट द टाइम ऑफ सनराइज़ या सनसेट, सन जो होता है होराइज़न में होता है। अब होराइज़न देख लेना क्या होता है कि वो अर्थ के बहुत क्लोज होगा या बहुत दूर होगा। अब इसकी वजह से क्या होता है, सन को एटमॉस्फेयर का बहुत ज़्यादा पार्ट ट्रैवल करना होगा। अब बहुत ज़्यादा पार्ट ट्रैवल करना होगा तो इसकी ये खूबी है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और ज़्यादा पार्ट ट्रैवल करना है, तो हमें ऐसा परसीव होगा कि ये कहीं से आ रहा है रेड कलर या कहीं को जा रहा है रेड कलर। जबकि ब्लू में ऐसा नहीं होता, वो जल्दी दम तोड़ देता है, उसकी वेवलेंथ कम होती है तो उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो ज़्यादा बिखर गया वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, जो ज़्यादा बिखर गया वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। जैसे ब्लू बिखर गया तो वो दूर नहीं जा पाएगा, हमें दिख नहीं पाएगा, वो फैला हुआ रहेगा। बट जबकि रेड जो है वेवलेंथ कम है तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, कम स्कैटरिंग होगी तो वो हमें आता जाता हुआ दिखता है। ये चीज़ है, ठीक है। तो एक तो ये देख लेना साहब, ठीक है, कृपा होगी आप लोगों की। और देखिए ब्लू कलर ऑफ द स्काई के बाद आप क्या देख सकते हो, ब्लू कलर ऑफ द स्काई के बाद आपके लिए यहाँ पे बढ़िया चीज़ है, वाइट कलर ऑफ द क्लाउड। अच्छा, ब्लू कलर ऑफ द स्काई में स्कैटरिंग हो पाई, मतलब साइज ऑफ स्केटर लेसर द वेवलेंथ से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, वाइट कलर ऑफ द क्लाउड, मतलब यहाँ स्कैटरिंग नहीं हो पाई। दूसरा है वाइट कलर ऑफ द क्लाउड, वाइट कलर ऑफ क्लाउड, यहाँ स्कैटरिंग नहीं हो पाई, नो स्कैटरिंग, कोई स्कैटरिंग नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से स्केटर का जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा था वेवलेंथ से। स्केटर यहाँ कौन होंगे, डस्ट पार्टिकल होंगे, ठीक है, उनका साइज़ वेवलेंथ ऑफ द लाइट से बहुत ज़्यादा होता है, सनलाइट से, है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, हालांकि मुझे लग नहीं रहा कि आपको लिखना चाहिए, यहाँ पे आपका ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। और वाइट कलर ऑफ द क्लाउड, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, इतना ही आपको समझ में आ ही गया है कि यहाँ पे हो गया क्या। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो हमारे स्केटर है, स्केटर जो है मतलब डस्ट पार्टिकल है, उसका साइज़ लाइट की वेवलेंथ से क्या है, ज़्यादा है, तो कोई भी स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी। तो रेलिग लॉ इज़ नॉट वैलिड, रेलिग लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो रेलिग लॉ अगर वैलिड नहीं होगा तो वाइट विल अपीयर वाइट, वाइट अपीयर कैसे होगा, वाइट ही होगा, उसे कोई तोड़ने वाला है ही नहीं। तो ये चीज़ है, सिंपल सी बात, वाइट कलर ऑफ द स्काई। अगर आपसे क्वेश्चन आ गया वाई देर इज़ वाइट कलर ऑफ द क्लाउड, तो आपको लिखना है सिंस इन वाइट क्लाउड द स्केटर that is dust particle has greater size as comparison to the sunlight या wavelength of the sunlight, therefore Rayleigh law is not valid and no scattering happens, therefore कोई डिस्पर्जन नहीं होगा और वाइट वाइट ही दिखेगा। तीसरा यार आपको पता है सन लुक रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट। सन रेडिश क्यों दिखता है सनराइज़ और सनसेट में, तो ये पहला ही इसका आंसर है जो हमने पहले में लिख लिया। सन इसलिए लाल दिखता है क्योंकि होराइज़न के टाइम, मतलब सनराइज़ और सनसेट के टाइम सन कहाँ होता है, होराइज़न में होता है और उसे लार्ज पार्ट ट्रैवल करना होता है, और क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होगी तो वो ज़्यादा दूर तक जा पाएगा, उसकी स्कैटरिंग कम होगी। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन देर इज़ अ परसेप्शन दैट द रेड लाइट विल कम और गो, वो परसेप्शन होगा। और ब्लू कलर तो आपको पता है स्केटर हो ही जाता है। चौथी चीज़ यहीं पे वही आती है, डेंजर सिग्नल्स आर रेड, डेंजर सिग्नल्स आर रेड। तो ये भी आपको पता है क्यों होता है, डेंजर सिग्नल्स रेड क्यों होते हैं, ये भी आपको पता है क्योंकि रेड की वेवलेंथ क्या होती है, रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी स्कैटरिंग होगी कम, तो हमें परसीव हो जाएगा कि वो बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है खुद। चलो, थैंक यू। चलिए बच्चों, हमारा आखिरी टॉपिक जिसका नाम है रेनबो। रेनबो क्या होता है, रेनबो एक नेचुरल 7 रंगों का हमें क्या होता है, इल्यूजन नहीं होता, असली में होता है वो। तो रेनबो इज़ द नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ द 7 कलर इन द अर्थ, ठीक है। तो रेनबो जनरली होता क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया, इट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स
in the sky due to scattering of white light from वाटर ड्रॉप्स। जो वाटर की ड्रॉप्स हैं वो भी प्रिज्म का काम करती हैं, तो वहीं से होता है। तो फ्रॉम वाटर ड्रॉप्स, वाटर की ड्रॉप से लाइट का स्कैटरिंग हो जाता है। ऐसे आपने देखा होगा पेट्रोल में भी बनती है स्पेक्ट्रम फिल्म, पेट्रोल गिर जाता है तो ये है, ठीक है। तो 7 रंगों का समूह दिखता है। पर रेनबो 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी ज़्यादा ब्राइट होता है, सेकेंडरी क्या होता है, लेस ब्राइट होता है। प्राइमरी में सही है, विबग्योर दिखता है, बट सेकेंडरी में उल्टा दिखता है, राइक विब, ठीक है, उल्टा दिखता है। अच्छा, इसके एसेंशियल कंडीशन क्या है? एसेंशियल कंडीशन ये है मेनली कि अगर आपको रेनबो सामने दिखेगा ना, तो तभी दिखेगा जब आपकी बैक सन के पीछे हो। तो ऑब्जर्वर मस्ट स्टैंड विद हिज बैक टूवर्ड्स द सन। बैक होती है सन की तरफ, तो आपको आगे रेनबो दिखता है। क्या दिखता है? रेनबो। 7 रेनबो भी एक साथ दिखते हैं कहीं कहीं, समरपुर में। चलो लिखो, द ऑब्जर्वर मस्ट स्टैंड हिज बैक टूवर्ड्स सन। ऑब्जर्वर को अपनी बैक सन की तरफ रखनी चाहिए, तभी आपको रेनबो दिखेगा अच्छे से। क्लियर है? ये बात आप याद रखेंगे। चलिए, समय की कमी थी इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया। अब एक टॉपिक के लिए नई वीडियो तो बनेगी नहीं ना, नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो रेनबो 2 तरह के हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। देखो प्राइमरी में क्या है, जैसा होता है वैसे ही दिखता है। आपको पता है विबग्योर बनता है तो वायलेट पहले दिखेगा, रेड बाद में दिखेगा। बट सेकेंडरी में रिवर्स बनता है, सोलर स्पेक्ट्रम, मतलब रेड ऊपर वायलेट नीचे। ये तो होगी मेन बात जो हमें ह्यूमन को समझ में आती है। दूसरी बात क्या है, साइंटिफिक बात यह है कि प्राइमरी ज़्यादा ब्राइटर होता है, मतलब जो असली का है वो ज़्यादा ब्राइटर होगा, सेकेंडरी लेस ब्राइटर होता है। दूसरी बात, ये प्राइमरी जो होता है आँखों पे 42 डिग्री का एंगल बनाता है, जबकि वो 52.5 या 52.8 डिग्री का एंगल बनाता है। कौन सा वाला? सेकेंडरी वाला। अब मेन बात क्या है, देखो प्राइमरी अगर आप देख पा रहे होंगे, विबग्योर दिख रहा है ना, पहले वायलेट दिखेगा फिर रेड दिखेगा। प्राइमरी में देखो अंदर एक ही बार टकराई तो एक ही रिफ्लेक्शन है, बट एक बार गई तो एक बार आई, तो 2 रिफ्रैक्शन तो होंगे ही। अब देखिए सेकेंडरी में क्या है, 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन है, एक बार इधर एक बार इधर, और रिफ्रैक्शन तो 2 होंगे ही, जो गया है वो आएगा। तो एक बार जाने के लिए रिफ्रैक्शन, एक बार आने के लिए रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन दोनों में ही 2-2 हैं, बट रिफ्लेक्शन प्राइमरी में सिर्फ एक बार होगा, सेकेंडरी में 2 बार होगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी क्या है? प्राइमरी ज़्यादा ब्राइटर, सेकेंडरी लेस ब्राइटर। प्राइमरी 42 डिग्री का एंगल बनाएगा आँखों में, सेकेंडरी बनाएगा 52 डिग्री का, वो 42 का। अच्छा, दोनों में 2-2 रिफ्रैक्शन है, प्राइमरी में 1 रिफ्लेक्शन, सेकेंडरी में 2 रिफ्रैक्शन, ठीक है। प्राइमरी में 1 रिफ्लेक्शन, सेकेंडरी में 2 रिफ्लेक्शन, जबकि रिफ्रैक्शन दोनों में ही 2-2 हैं। प्राइमरी में कैसे दिखेगा? विबग्योर, यहाँ पे दिखेगा रॉइक विब, तो रिवर्स हो जाता है। अच्छा, रेनबो क्या होता है? रेनबो होता है सोलर स्पेक्ट्रम जो नेचर में बनता है। और इसके एसेंशियल कंडीशन क्या है? आपको रेनबो तभी आके दिखेगा जब आपकी फ्रंट है वो रेनबो की तरफ हो, और बैक मस्ट बी टूवर्ड्स दी सन। तो यहीं पर आपका प्रिज्म खत्म होता हुआ अब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। शाबाश। कैसे हो साथियों? नया चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली हमें 2-3 तरह की चीज़ें पढ़नी है। जैसे पहले तो हमें ह्यूमन आई पढ़ना है, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में, तरह तरह के माइक्रोस्कोप, जैसे आपके जो लेंस होते हैं जिससे आप कागज़ में आग लगा देते हो। और एक टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है। टेलीस्कोप भी बहुत तरह के हैं, रिफ्रैक्टिंग टाइप के, न्यूटन्स का, कैसेग्रेन का, बहुत तरह हैं। देखो, ह्यूमन आई बेसिकली हम एक बार उसका एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, और उसमें जो जो डिफेक्ट होते हैं, किसी को पास का दिखता है, किसी को दूर का दिखता है, किसी को दोनों ही नहीं दिखता, और किसी को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में दिक्कतें होती हैं, ठीक है। और बेसिकली हमें ह्यूमन आई क्यों लेना है? सारी एनिमल्स की आई एक जैसी होती है, हालांकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अकोमोडेशन हो गई या सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे बैट्स होते हैं वो रात को भी देख पाते हैं, कैमालियन होता है जो गिरगिट है ना, वो 360 डिग्री मूव कर सकते हैं, हम तो बस 150 डिग्री मूव कर पाते हैं आँखों को, ठीक है। अकोमोडेशन आपको पहले से पता ही है, पावर ऑफ द आई लेंस टू जस्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड इन साइज़। आप मतलब अंधेरे वाले रूम से बाहर निकलते तो आपकी आंखें कैसी हो जाती है? ऐसे हो जाती है, फिर बंद हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है यहाँ पे। तो ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। रॉड्स कौन पढ़ेंगे? सिलियरली मसल्स क्या होती है, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये आइरिस प्यूपिल, ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में।
चैप्टर अच्छा है, ठीक है, सारी चीज़ें करेंगे यहाँ पे और इसके बाद आपकी रे ऑप्टिक्स ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। माना गया है, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा DSLR, स्मार्टफोन, इनसे सबसे बढ़िया कैमरा जो होता है आँखों का ही होता है, लेंस, आई लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स से तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, बट आँखों में ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग होती है जिसे आप कंप्यूटर लैंग्वेज में कुछ भी कोडिंग बोल सकते हो, कि जिसकी वजह से वो इन्वर्टेड इमेज भी सीधी दिखती है, वर्चुअल, ठीक है, मतलब इरेक्ट दिखती है, होती तो वो रियल है बट हमें इरेक्ट दिखती है। आप ह्यूमन आई जो नेचुरल है कहाँ तक दूर तक देख पाओगे, तो इन्फिनाइट तक देख पाते हो, और पास कितना देख पाते हो, अच्छा कि ठीक से दिखे तो 25 सेंटीमीटर होता है, उससे आगे आ गया तो आपके भाई भन्ना आ जाएगी, यहाँ के कुछ ना कुछ गायब हो जाएगा, आपको पूरा अच्छे से दिखेगा नहीं। तो इन्फानाइट डिस्टेंस या फार पॉइंट हमारे इन्फिनिटी होता है, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब जहाँ तक हम ठीक से देख पाएँ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आई का, एक बच्चे का उससे ज़्यादा होता है। तो माना गया है कि दुनिया का सबसे बढ़िया कैमरा हमारी आंखें ही हैं। अगर इसे हम मेगापिक्सल के तौर पे देखें तो ये लगभग 562 मेगापिक्सल का होता है, इससे ज़्यादा तो बन भी नहीं सकता, और आप देखिए साइज़ भी कितना छोटा है, उस हिसाब से इसकी अकोमोडेटिव पावर बहुत ज़्यादा है। तो अब ये जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें सबसे पहले हम आई देख लेंगे, ठीक है, आई, और क्योंकि स्पेशली पढ़ रहे हैं तो द आई लिख देते हैं, एक आँखें, डरावनी आँखें। इसका एनाटॉमिकल मतलब पूरा मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड, वैसे तो जियोलॉजी होगी, तो एनाटॉमिकल डायग्राम देख लेते हैं सबसे पहले, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो एनाटॉमिकल डायग्राम आप सबको पता ही है बनता कैसे है। आपको पहले आंखें बनानी पड़ेगी, ऐसा आप बना सकते हैं, और आगे एक पुतली निकाल के रखो आप लोग, ऐसे ये निकाल के रखो। फिर वहाँ पे एक गैप भी होता है, आपको पता ही है, यहाँ पे एक गैप दिया रहता है, ऐसे नर्व एंडिंग्स होती है, ये चीज़ हो गई। बस इसमें आप चीज़ें भरते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक आई लेंस होता है, वो थोड़ा कैसा होता है, कॉन्वेक्स टाइप का होता है, ऐसा हम पे एक आई लेंस होता है, ठीक है। और उस आई लेंस को जोड़ते हुए यहाँ पे मैं ऐसे मतलब रैंडम सा डायग्राम बना रहा हूँ, ये हम पे चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं ये हमारा आई लेंस है, क्लियर। और फिर इसके बाद यहाँ से चीज़ें जुड़ती हुई वहाँ तक जाती हैं, तो इसे बना ही लेते हैं पहले, है ना, फिर आपको समझाते हैं। तो बेसिकली ऐसा कुछ आपका डायग्राम होता है कि आप लोग देखें क्या है। आंखें होती हैं, ये इसका एक्सोस्केलेटन है, मैं ज़्यादा तो मतलब बायो में घुसूँगा नहीं। ये आपकी आइलेंस है, आइलेंस के ऊपर ये जो रेशे हैं इसे इरिस बोलते हैं, और ये जो आगे है इस वाले बल्जिंग फेस के अंदर, मतलब बल्जिंग ये जो आपका पार्ट है इसके अंदर एक्वस ह्यूमर होता है। आगे आपकी आंखों के पुतलियों के आगे प्यूपिल होती है, प्यूपिल, और फिर ये कॉर्निया होता है। यहाँ पे सिलियली मसल्स होती हैं, ये इरिस को कम ज़्यादा करती है, आइलेंस को कम ज़्यादा करती है। फिर पीछे ऑप्टिक नर्व होती है, दिमाग तक जुड़ी होती है, ये नीचे वाला पार्ट रेटिना होता है। दो हम पे दो डॉट्स होते हैं, एक को बोलते हैं येलो स्पॉट, एक को होता है ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट क्या होता है, सबसे ज़्यादा मतलब सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो पार्ट होता है उसे येलो स्पॉट बोलते हैं। मतलब अगर यहाँ पे सबसे हाई रेजोल्यूशन की इमेज बनेगी, इसे हम क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट तो भैया वही होता है जिससे आपका ब्लाइंड स्पॉट ख़राब हो जाए तो आपकी याददाश्त कम चली जाती है ना, या आंखों की रोशनियाँ चली जाती है, याददाश्त तो नहीं चली जाएगी, सॉरी, आंखों की रोशनियाँ चली जाती है, तो ब्लाइंड स्पॉट ऐसा होता है। बाकी सारी चीज़ें ये हैं, आप देख लो डायग्राम अच्छे से। मैं जो जो मेन बात हैं, जो जो पहले आ चुकी हैं PYQ प्रीवियस ईयर्स में, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। कि जैसे आपसे पूछा गया है रेटिना क्या होता है, तो रेटिना जनरली होता क्या है, रेटिना आपको ये दिख गया, रेटिना इज़ लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई, रेटिना इज़ लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई। लाइट का सेंसिटिव पार्ट होता है ये आई का, मतलब जो लाइट को सेंस करता है, लाइट का परसीव करता है, वो पार्ट है आँखों का कौन, रेटिना। इसके अंदर दो हम पे पार्ट्स होते हैं, सब टाइप, कौन कौन, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स लाइट के लिए होता है, कोन्स होता है कलर के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ देखो मैं बायो का टीचर तो हूँ नहीं जो आपको अच्छे से बताऊँ, बट डायग्राम एक बार देख लेना क्या क्या चीज़ कहाँ होती है। रॉड्स जो होता है लाइट सेंसिटिव, एंड कोन्स होता है कलर सेंसिटिव, ठीक है, कलर सेंसिटिव। इसमें ये दो पार्ट होते हैं रेटिना में, ठीक है। तो जनरल बात यह है। अब अगर मैं बात करूं, ये जो हमारी नॉर्मल आई है इसका फार पॉइंट है, मतलब बहुत दूर तक कहाँ तक देख सकते हो, तो आप इन्फिनाइट तक देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो फार पॉइंट ही नहीं है, ये फार पॉइंट है, फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई।
फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई कितना होता है आपका, इन्फिनिटी होता है, आप इन्फिनिटी तक देख सकते हो, इन्फिनिटी तक। और नियर पॉइंट या जिसे बोलते हैं लीस्ट, आप पूरा लिखना, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट। आपको कहाँ तक बिल्कुल क्लियरली दिखेगा, उसके आगे आएंगे तो थोड़ा ब्लर सा हो जाएगा, वो होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर, शाबाश। अच्छा, अब हम बात करेंगे विजन में डिफेक्ट क्या क्या आते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो देखो डिफेक्ट्स ऐसे हैं, उसके तौर पे बोला है कि पास का दिखता है, बस इतना ही, तो आप समझ जाना दूर का नहीं दिखता, और दूर का दिखता है तो पास का नहीं दिखेगा। तो अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, विजन के डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, देखो जैसे पहले हम देखेंगे मायोपिया, ठीक है, मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस मतलब क्या है, पास का दिखता है, सिंपल सी बात है, मैंने बोला ही था, जो बोलेंगे उसका उल्टा समझ जाना, वो दिखेगा नहीं। मायोपिया मतलब क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब सिंपल सी बात है, क्या होगा, आपको पास का दिखेगा तो दूर का नहीं दिखेगा। पास का दिखेगा मतलब आपकी बस आंखों की ताकत इतनी है, नॉर्मल की तो ऐसी ताकत है, पास की भी देख पाएगा, दूर का भी देख पाएगा। मायोपिया क्या, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का दिखता है, इसमें आंखों को दूर का नहीं दिखता। तो इसके पीछे आपको पता है आंखें की पुतलियाँ या तो छोटी हो जाएंगी, ठीक है, या आपका क्या होगा, आई बॉल्स का साइज़ बढ़ जाएगा, आँखें बढ़ जाएंगी, जैसे नाइजीरिया वालों, कोरिया वालों की होती है ऐसे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स कांट बी सीन क्लियरली, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स कांट बी सीन क्लियरली, पास का ही दिख रहा है ना बस, तो फार ऑफ ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखेंगे नहीं। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस मतलब सिर्फ पास का दिखता है, दूर का दिख नहीं पाता, इसका मतलब फार ऑफ ऑब्जेक्ट हम ठीक से देख नहीं पाएंगे, ठीक है। इसके दो पॉसिबल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, टू पॉसिबल कॉजेज़, टू पॉसिबल कॉजेज़। तो एक तो ये हो सकता है, पहला पॉसिबल कॉजेज़ हो सकता है आपका सिंपली इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ आई बॉल, आँखों की पुतलियाँ बड़ी हो जाएं, इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ आई बॉल्स, आँखों की पुतलियों का साइज़ क्या हो जाए, बढ़ जाए, ये हो सकता है। या डिक्रीज़ इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दो हो सकता है, या आँखों की पुतलियाँ बड़ी हो जाएं या फोकल लेंथ क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। तो इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ आई बॉल या डिक्रीज़ इन फोकस या फोकल लेंथ ऑफ आई बॉल्स, ऑफ आई बॉल्स। अब इसके रेमेडी क्या है, आप इसे ठीक कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो रेमेडी बस ये है कि आपका क्या हुआ यार, आपका फार पॉइंट आंखों की तरफ खिसक गया, वो इन्फिनिटी नहीं है, तो आपको अब लाइट को डाइवर्ट करना पड़ेगा। आपका फार पॉइंट आंखों की तरफ खिसक गया, अब इन्फिनिटी नहीं है, मतलब पहले ही कन्वर्ट हो रही है वो आंखों से पहले, इन्फिनिटी से पहले ही, तो आपको उसे डाइवर्ट करना है। और डाइवर्ट्स के लिए कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है। तो रेमेडी यहाँ पे सिंपल सी बात है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। मायोपिया की बात कर रहे हैं, जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया मतलब क्या है, पास का तो दिख रहा है पर दूर का ठीक से दिख नहीं रहा है। दो पॉसिबल रीजन आपने देख लिया, साइज बॉल, आंखों का जो आई बॉल है उसका साइज़ बढ़ जाए, या फोकल लेंथ क्या हो जाए आपकी, डिक्रीज हो जाए आई बॉल की। रेमेडी है आपका कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पे लिख लेना, हेयर फार पॉइंट शिफ्ट टूवर्ड्स आई, शिफ्ट टूवर्ड्स आई, आंखों की तरफ फार पॉइंट आ जाएगा इन्फिनिटी से। तो ये तो हाँ नुकसान है ना, पहले हम इन्फिनिटी तक देख पाते थे, अब उससे थोड़ा सा पास और देख पाएंगे, मतलब इन्फिनिटी तक देख नहीं पाएंगे। अब आंखों की तरफ हमारा फार पॉइंट शिफ्ट हो गया। पहले तो हम कहाँ तक देख पाते थे, इन्फिनिटी तक देख पाते थे, अब वहाँ तक देख नहीं पा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, देखो पहले तो नॉर्मल आई देख लो आप काम कैसे करती है, ठीक है, पहले देख लो नॉर्मल आई काम कैसे करती है और फिर इसमें क्या होगा, ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए देखिए क्या होता है। बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल आई कैसी होती है, मायोपिक आई कैसी होती है, और फिर जब उसे करेक्ट करते हैं तो क्या होता है, और बेसिकली न्यूमेरिकल के लिए कंडीशंस क्या यूज़ करनी है। तो देखिए नॉर्मल आई का कितना बढ़िया है, ये इन्फिनिटी से इमेजेस मतलब आपकी लाइट रे आएंगी और सीधा आपकी यहाँ पे रेटिना में बन जाएगी। ये आपकी नॉर्मल आई होती है, शार्प इमेज बनती है बिल्कुल रेटिना में, किसकी, एट अ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। यही आप लोगों ने लिखा है कि शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब देखो मायोपिक आई में क्या होता है
कि फार पॉइंट अब इन्फिनिटी नहीं है, एफ हो जाता है। एफ हमारा क्या है, फार पॉइंट है, जिसकी लेंथ से दूरी कितनी है, एक्स है। अब देखो जब इन्फिनिटी में था तो इमेज कहाँ बन रही थी, आर में। अब इन्फिनिटी अगर खिसक गया तो भाई आर पे थोड़ी बनेगी इमेज, अब इमेज पी पे बनेगी। पी पे आपकी आई इमेज बन जाएगी, जो भी आपकी मायोपिक आई की इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, वो अब जब ये जो हमारे इन्फिनिटी फार पॉइंट था अब वो एफ पे खिसक गया तो आर भी तो इधर खिसक जाएगा ना, ये चीज़ है। तो मायोपिक आई का होता क्या है कि जो आपकी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में तो आपको ब्लर इमेज दिखेगी। कैसी इमेज दिखेगी, ब्लर इमेज। इन्फिनिटी में इमेज ठीक नहीं दिखेगी, जबकि फिर आपका फार पॉइंट खिसक जाएगा और शार्प इमेज आपको कहाँ दिखेगी, एफ पे दिखेगी। व्हाट इज़ एफ, एफ आपका फार पॉइंट है। अब आपका फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, नॉर्मल आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, बट मायोपिक आई में पास का दिख जाता है, दूर का नहीं दिखता, तो दूर में ब्लर दिखेगा। तो इन्फिनिटी में तो आपका ब्लर दिखेगा, तो सही कहाँ दिखेगा, एफ पे दिखेगा। एफ आपका क्या है, फार पॉइंट है। अब देखिए अगर यहीं पे मैं क्या करूँ, कॉन्केव लेंस लगा दूँ, कॉन्केव लेंस, तो यहाँ से रे डाइवर्ज होना शुरू हो जाएगी और डाइवर्ज होकर वो यहीं पे मिलेगी आर पे, जहाँ पहले मिल रही थी। तो जैसे हम कॉन्केव लेंस लगा देंगे, है तो फार पॉइंट यहीं एक्स पे, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, है ना, या तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी ठीक होगा, है ना। बट हम एक उपचार कर सकते हैं कि जैसे हम कॉन्केव लेंस लगा देंगे तो जो रे कन्वर्ज हो रही थी पहले ही, अब वो डाइवर्ज होकर वहीं पे बनेगी जहाँ पे पहले बन रही थी, जो कि पॉइंट है आर। तो यहाँ पे कॉन्केव लेंस की रेमेडी करनी पड़ेगी, ठीक है। नॉर्मल आई देख लो, मायोपिक आई में क्या होगा, पहले हमारा फार पॉइंट इन्फिनिटी था, अब वो खिसक के लेंस की तरफ आ गया, जो कि कैपिटल एफ है, ये हमारा एफ हो गया, तो इमेज भी खिसक जाएगी। अब लेंस के थोड़े पास बनेगी, पी पे बनेगी, बट हमें तो आर पे ही बनानी है, तो हमें डाइवर्ज करना पड़ेगा रे को, और रे को डाइवर्ज करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉन्केव लेंस लगाएंगे। मान लो अब ये न्यूमेरिकल के लिए कि x वो डिस्टेंस है जो फार पॉइंट है मायोपिक आई का, तो x इज़ द डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, ठीक है, और f फोकल लेंथ है। आपको पता है भाई ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी में ही है, तो u इन्फिनिटी होगा, और v आपको कहाँ बनाना है, पीछे बनाना है या आगे, आगे ही बनेगा, तो u v हो जाएगा -x। तो आप लगाओ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो v कितना है -x और u कितना है, इन्फिनिटी है, 1/∞ कितना आता है 0, तो 1/f बराबर आया 1/-x के, तो f बराबर आ गया -x के। ये भी आपको रिलेशन याद रखनी है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखना चाहेंगे, इसके बाद हम देखना चाहेंगे बेसिकली हाइपरमीट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस क्या होती है। हाइपरमीट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस, अभी आपने मायोपिया देखा, अब आप देखो हाइपरमीट्रोपिया, दूसरा है हाइपरमीट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। तो यहाँ पे दूर का दिख पाता है, पास का नहीं दिख पाएगा, पास में आपको ब्लड दिखेगी इमेज, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, डाइवर्ज नहीं कन्वर्ज करना पड़ेगा, रेमेडीज़ की कन्वर्ज होगी। इसके पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं, एक तो फोकल लेंथ क्या हो जाए, बढ़ जाए, या पुतलियाँ घट जाएँ, जैसे चीनी लोगों की होती है, ठीक है, चाइनीज़ लोगों की। तो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कांट बी सीन, वहाँ फार ऑफ नहीं दिखते थे, यहाँ पास के नहीं दिखेंगे, दूर के तो दिखेंगे ना, मैंने बोला जो नाम है उसका उल्टा चलेगा, उसका उल्टा नहीं दिखेगा। तो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कांट बी सीन क्लियरली, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कांट बी सीन क्लियरली, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हमें ठीक से दिखेंगे नहीं, ठीक है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कांट बी सीन क्लियरली या डिस्टिंक्टली। अब होता क्या है, यहाँ पे क्या होगा, नियर पॉइंट वैसे 25 सेंटीमीटर होता है, बट वो अब आंखों से शिफ्ट हो जाएगा, है ना, दूर भाग जाएगा, यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, नियर जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है 25 सेंटीमीटर, तो ये शिफ्ट अवे फ्रॉम आई लेंस, ये दूर भाग जाएगा, इसलिए ये हो पा रहा है, इसलिए ठीक से कन्वर्ज नहीं हो पा रही, दूर भाग गया ना, आंखों की पावर तो एक जितनी है, ठीक है, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगी। हमारी आंखें अकोमोडेटिव होनी चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। तो नियर पॉइंट LDDV 25 सेंटीमीटर शिफ्ट अवे फ्रॉम आई लेंस से दूर भाग जाएगा। दो पॉसिबल कॉजेज आपको पता ही हैं इसके, देखो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये 10th में बताते हैं आपको। दो पॉसिबल कॉजेज क्या हैं, एक तो आंखों की पुतलियाँ छोटी हो जाएं और फोकल लेंथ बढ़ जाए, ठीक है, तो छोटी हो जाए मतलब कंट्रैक्शन इन साइज ऑफ आई बॉल्स, आँखों की जो पुतलियाँ हैं उसमें कंट्रैक्शन हो जाए, या दूसरा इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस की फोकल लेंथ में बढ़ावा आ जाए, ठीक है, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। अब इसके रेमेडी क्या है, आपको भाई क्योंकि फार पॉइंट शिफ्ट हो गया तो आपको अब कन्वर्ज करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये चीज़ है। तो या कॉन्वेक्स स्पेक्टेकल्स आपको लगाने पड़ेंगे चश्मे, तो वही हम देखना चाहेंगे। चलिए ये देखें,
ये आपका हाइपरमेट्रोपिक आई का मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, पहले नॉर्मल फिर हाइपरमेट्रोपिक फिर कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होगा आपको ही पता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, इमेज बननी चाहिए रेटिना में बट उसके परे बनेगी और दूर बनेगी, पूरी इमेज नहीं बन पाएगी। ये आपकी नॉर्मल आई है बेसिकली। नियर पॉइंट आपको पता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, उसकी बिल्कुल बन रही आर पे। अब क्या होता है, जैसे ये पुतली बढ़ेगी, ये बढ़ गई, ये बढ़ गई या घट गई, जल्दी बताओ। चीनियों के जैसे बन गई, छोटी हो गई। अब ये अगर छोटी हो गई पहले के मुकाबले, ये पहले इतनी थी अब ये इतनी हो गई, तो होगा क्या, कन्वर्जिंग पावर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो इमेज देखिए आपकी कहाँ बन रही, पीछे बन रही। या आप ये समझ सकते हैं आगे से देखें तो पहले आपका नियर पॉइंट क्या था, एन था 25 सेंटीमीटर, अब वो बढ़ गया, अब नियर पॉइंट 40 हो गया। तो कितनी दिक्कत नहीं है। पहले आप कहाँ तक देख पाते थे, 25 तक क्लियरली देख पाते थे, अब आपको दूर का क्लियर दिखेगा 40 तक। उसके इधर भी आगे तो आपका ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। इसको करेक्ट करने के लिए फिर कॉन्वेक्स लेंस बना देंगे। तो ये जो पहले आगे कन्वर्ज हो रही थी अब वो और कन्वर्ज होकर वहीं बनेगी। पहले इधर बन रही थी, अब और कन्वर्ज होकर आगे लेंस लगा दिया तो इधर कन्वर्ज होकर फिर वो वहीं बन जाएगी जहाँ पहले बन रही थी। ठीक है, तो याद रखना इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। वहाँ पहले ही बन जा रही थी, वहाँ दिक्कत थी ना, वहाँ क्या था, मायोपिक आई में यहीं बन जा रही थी इमेज इससे पहले। ठीक है, दिक्कत आई ना समझ में। ये जो चीज़ है ये चीज़ यहाँ बनेगी। ठीक है, तो मायोपिक आई में यहाँ बन जाती थी और हाइपरमेट्रोपिक में और दूर बनती है। ठीक है, तो वहाँ दूर बन रही थी उसे पास लाने के लिए कन्वर्ज करना पड़ेगा, और वहाँ पास बन रही थी उसे दूर लाने के लिए डाइवर्ज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या है, मान लो एक्स डैश वो डिस्टेंस है जो नियर पॉइंट का है अब वाले। नियर पॉइंट अब वाला कौन है, एन डैश है। मतलब अब वो 25 ना होकर 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है। ठीक है, तो नियर पॉइंट अब वो ये है। और डी आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। आपको पता है ऑब्जेक्ट आपने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में ही रखना है। सामने रखेंगे तो माइनस डी, इमेज भी आपके सामने ही बन रही है तो माइनस एक्स डैश। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v माइनस और माइनस 1/u, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एफ़ की वैल्यू निकाल देना। ये चीज़ें। इसके अलावा दो और डिफेक्ट होते हैं हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया से अलग। देखो मायोपिया में मैंने आपको बता दिया इमेज पहले ही बन जाएगी तो डाइवर्ट्स करके उसे वहीं बनाना है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इमेज और दूर बन रही है क्योंकि फार पॉइंट आपका शिफ्ट हो गया अवे से, तो आपको अब कन्वर्ज करना पड़ेगा वहीं बनाने के लिए। ठीक है, ये दोनों रिलेशन आप याद रखना। इसके बाद मेनली आप पे है क्या, मेनली आप पे यह है, दो और डिफेक्ट होते हैं जिसमें एक है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ओल्ड साइट होती है, लेंस अपनी इलास्टिसिटी खो देता है, जो वो अकोमोडेटिंग पावर होती है उसे खो देता है, तो वो बोलते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है, ड्यूरिंग ओल्ड एज के समय लेंस मटेरियल लूजेज इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी, लूज़ कर लेते हैं अपनी इलास्टिक ना, यहाँ मोतियाबिंद की बात नहीं कर रहे हैं। लेंस मटेरियल लूजेज इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी, ओल्ड एज के समय लेंस मटेरियल अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी खो देता है। एंड ऑल्सो अकोमोडेशन खो देता है। मतलब अगर आप अंधेरे से धूप की तरफ निकले तो आपकी आंखों को जितना एडजस्ट करने में एवरेज टाइम लगता है उससे ज़्यादा लग जाएगा ओल्ड एज में। या अगर आप धूप से अंधेरे कमरे में जाएं तो आंखों को जितना कम होना पड़ता है, एडजस्ट होना पड़ता है, उससे ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो अकोमोडेशन भी खो जाता है और इलास्टिसिटी भी खो जाती है। इलास्टिसिटी तो सिलेलियम मसल्स की वजह से और अकोमोडेशन होती है इरिस की वजह से। ठीक है, रॉड कॉन्स की वजह से। ठीक है, तो ये याद रखना। तो इसका रेमेडी क्या है, बाईफोकल लेंस यूज़ करो यार, पास और दूर का दोनों की दिक्कत है तो बाईफोकल लेंस यूज़ करो। बाईफोकल लेंस जिसमें दोनों तरह के हों, जैसा आपको बताया था कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, यहाँ से कॉन्वेक्स हो और यहाँ से कॉनकेवो ऐसे, या कॉन्वेक्स कॉनकेवो ऐसे, ये दो लेंस यूज़ करोगे तो हो जाएगा। अब एक और चीज़ होती है एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, जो आपका कॉर्निया होता है ना उसका अनइक्वल कर्वेचर होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। मतलब देखो जैसे अगर उसे हॉरिजॉन्टल ठीक दिख रहा तो उसे वर्टिकल अजीब दिखेगा ऐसा, या उसे अगर वर्टिकल ठीक दिख रहा तो उसे हॉरिजॉन्टल अजीब दिखेगा ऐसा। तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में घुमाया जाता है। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज का था ना वो जो, या इंसेप्शन का था, वो ट्रेन ऐसे आ जाती हैं जितनी भी बिल्डिंग्स होती है तो वैसे दिखता है इसमें। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, व्हेन कॉर्निया हैज़ अनइक्वल कर्वेचर इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये दिक्कत होती है। कॉर्निया का क्या होता है, अनइक्वल कर्वेचर होता है, अनइक्वल। ठीक है, क्या अनइक्वल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल HORI और वर्टिकल VERTI। व्हेन कॉर्निया हैज़ अनइक्वल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्वेचर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है
इन जजिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। बहुत दिक्कत ये हो जाती है इन्हें लाइंस वाले उसमें। तो इसका यूज़, इसका मतलब रेमेडी क्या है, आपको फोरोइडल लेंस यूज़ करने होते हैं। फोरोइडल कैसे होते हैं, जैसे सिलेंडर होता है ना वैसे, ऐसे वाले, ये ऐसे लेंस, समझ में आ रहा है कैसे लेंस बोलने चाह रहे हैं सर? फोरोइडल लेंस होते हैं ये, आपने देखा होगा आजकल बाबा का ढाबा वाला भी यही बनता है, फोरोइडल लेंस। ठीक है, तो फोरोइडल लेंस से क्या होता है, ये वाले जो एब्रेशन होते हैं ये ठीक हो जाते हैं। यू मे रिफ़र टू गूगल, बस गूगल देखना, यूट्यूब मत देखना, क्योंकि 1 मिनट के उसके लिए तुम 25-26 मिनट लगा दोगे। तो फोरोइडल लेंस होते हैं, जैसे बाबा का ढाबा पहनता है, आगे से मोटे होते हैं वो, जैसे ये होते हैं ना लेंस, उसके बाद भी मोटे होते हैं, फिर चश्मा होता है, फिर यहाँ पे दूसरा भी ऐसे लगा रहता है यूँ, फिर उसे पहना जाता है ऐसे। ठीक है, ये चीज़ है। अब बेसिकली हम फिर माइक्रोस्कोप करेंगे, टेलीस्कोप करेंगे और इसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, गुड, देख लीजिए, थैंक यू।